जागरूक जनता। अक्सर कहा जाता है कि इस देश में केवल बिजनेस ओनर ही टैक्स बचा सकता है। सैलरीड एम्प्लॉय चाहे कुछ भी कर ले, वो टैक्स नहीं बचा पाएगा। मेरी कोशिश है कि इस वीडियो के एंड होते होते मैं आपका ये मिसकंसेप्शन तोड़ दूं। एक सैलरीड एम्प्लॉय है, मान लो उसकी सैलरी है 12 लाख रुपए, तो उसे लगता है कि इस 12 लाख रुपए पर उसे टैक्स देना होगा। अगर वो टैक्स की 4 बातें जानता है तो शायद ये सोचता होगा कि इसमें से एटीसी के 1.5 लाख रुपए, मेडिकल इंश्योरेंस की प्रीमियम वगैरह हटाने के बाद जो 9.5-10 लाख रुपए बचते हैं उस पर टैक्स देना होगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि यहाँ पर बात हो रही है इनकम टैक्स की, सैलरी टैक्स की नहीं। मैं एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट बोल रहा हूँ जो आप में से कुछ लोगों को शॉकिंग लग सकता है। योर सैलरी इज नॉट इक्वल टू योर इनकम। आप बोलेंगे ये क्या बात हो गई, सैलरी और इनकम इसमें डिफरेंस क्या है? बहुत बड़ा डिफरेंस है और वही इस वीडियो का कोर है। योर सैलरी इज नॉट इक्वल टू योर इनकम, इसी कोर कंसेप्ट से आप लाखों रुपए का टैक्स बचा सकते हैं। आज की मास्टर क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें मैं आपको वो सब कुछ बताने वाला हूँ जो एक सैलरीड एम्प्लॉय को टैक्स के बारे में पता होना चाहिए। मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि टैक्स प्लानिंग कैसे करनी है, मैक्सिमम टैक्स कैसे बचाना है, कौन कौन से एग्जम्पशंस, कौन कौन से डिडक्शंस आपको यूज करने हैं, और अगर आपकी सैलरी 12 लाख, 13 लाख या उससे ज्यादा भी है तो बिना एक पैसे का लोन लिए भी आप कैसे अपनी टैक्स लायबिलिटी जीरो कर सकते हैं, वो विद अ प्रैक्टिकल एग्जांपल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और इसी वीडियो में मैं वंस एंड फॉर ऑल आपका डाउट क्लियर कर देने वाला हूं कि भैया ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में कौन सा चुनना है। तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और इस जर्नी के लिए तैयार हो जाइए। मैं हूं आपका जागरूक आरजे एके ऋषभ जैन और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। और चलिए सिर्फ इस वीडियो के लिए हमारे पुराने इंट्रो को वापस ले आते हैं विद अ लिटिल ट्विस्ट। पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय क्लियरटेक्स, इंडियाज लीडिंग टैक्स फाइलिंग प्लेटफॉर्म। तो चलो सबसे पहले क्लियर कर देते हैं, सैलरी और इनकम में आखिर डिफरेंस क्या है। एक एम्प्लॉय की सैलरी है मान लो 12 लाख रुपए, और नोट करिए यहाँ पे 12 लाख में ग्रॉस सैलरी की बात कर रहा हूँ। हो सकता है पीएफ का एम्प्लॉयर शेयर, ग्रेचुइटी, लीव वगैरह और सीटीसी में एम्प्लॉयर जो भी डालता है वो सारी चीजें डालने के बाद इसकी सीटीसी 12 लाख से काफी ज्यादा भी हो सकती है। मैं यहाँ पर प्योरली ग्रॉस सैलरी की बात कर रहा हूँ। तो इस एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी 12 लाख रुपए। अगर ये एम्प्लॉय अपनी सैलरी स्लिप में देखेगा, इवन आप अपनी सैलरी स्लिप भी चेक कर लीजिए, उसमें आपको सैलरी 2 कंपोनेंट्स में बटी हुई दिखेगी। एक कंपोनेंट होगा बेसिक और दूसरे होंगे अलाउंसेस। बहुत सारे अलाउंसेस हो सकते हैं जैसे डेली अलाउंस, एलटीए, एचआरए वगैरह वगैरह। आखिर सैलरी में इतने सारे अलाउंसेस डालने का मतलब क्या है? एक मतलब तो क्लियर है, एचआर को परेशान करना ताकि उसको कैलकुलेशन में बहुत सारा समय लग जाए। बाकी काम ही क्या उनके पास। डाल दो क्या जोक? बाकी का तो पता नहीं, कोई एक ऑफेंड हो सकता है। ओके ओके, ये भी कट का पार्ट बन सकता है और ये भी कट का पार्ट बन सकता है। सॉरी ऑल एचआर, बहुत काम है आपके पास, हम भी लेबर लॉ एडवाइजर है, हमको पता है। काफी सारे एम्प्लॉयर्स, इवन एम्प्लॉयज भी ये चाहते हैं कि उनकी पीएफ की लायबिलिटी थोड़ी कम हो जाए, इसलिए वो अलाउंसेस का यूज करते हैं। लेकिन सीटीसी स्ट्रक्चर में उसका कोई खास मीनिंग नहीं है क्योंकि सीटीसी में तो कंपनी को जितना पैसा देना है उतना देना है। बाय फार अलाउंसेस देने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है टैक्स सेविंग। ये जो अलाउंसेस है इनमें से काफी सारे या तो एग्जम्प्ट इनकम कहलाते हैं या पार्शियली एग्जम्प्ट इनकम कहलाते हैं। एग्जम्प्ट का हिंदी मतलब है छूट, मतलब ये ऐसी इनकम है जो आपको मिल तो रही है लेकिन ये इनकम कंसीडर नहीं की जाती अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो अगर आपका सैलरी स्ट्रक्चर प्रॉपर बना हुआ है तो इन 6 लाख रुपए में से बहुत बड़ा हिस्सा एग्जम्पशन की फॉर्म में क्लेम कर सकते हैं। तो अगर मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊं तो सैलरी माइनस द एग्जम्पशंस जो आपकी अलाउंसेस की फॉर्म में आपको मिल रहे हैं इज इक्वल टू योर टैक्सेबल सैलरी। अभी आप में से कुछ तो स्मार्ट लोगों ने सोचा होगा कि फिर मैं बेसिक सैलरी लूं ही क्यों, पूरा के पूरा अलाउंसेस में ले लेता हूं, पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर आपने ये 10 मिनट का वीडियो देख के इतना सोच लिया है तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो बहुत पहले सोच लिया था, उसके काफी सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, वो आगे हम बात करेंगे। तो ये जो आपकी टैक्सेबल सैलरी बनी है एग्जम्पशंस हटाने के बाद, उसमें से फिर घटाए जाते हैं डिडक्शंस। एटीसी, एटीडी का तो नाम आपने सुना ही हुआ है। तो सबसे पहले जो आपकी सैलरी थी उसमें से हमने घटाए एग्जम्पशंस, तो बनी हमारी टैक्सेबल सैलरी। टैक्सेबल सैलरी में से हमने घटाए डिडक्शंस, तो आपकी बनी नेट टैक्सेबल इनकम। मतलब सैलरी में से पहले एग्जम्पशंस और फिर डिडक्शंस घटाने के बाद जो पैसा बनता है वही आपका टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनता है और केवल उसी पर ही आपको टैक्स देना है। ये डिफरेंस है आपकी सैलरी और इनकम में। मतलब जो हमारा 12 लाख रुपए का एग्जांपल है उसमें ये हो सकता है
कि 12 लाख रुपए में से 5 लाख एग्जम्पशंस हो, 2 लाख डिडक्शंस हो, और ये दोनों हटाने के बाद जो फाइनली 5 लाख रुपए बच रहा है केवल उसी पर ही उस एम्प्लॉय को टैक्स देना है। ज्यादातर वीडियोस और ब्लॉग्स टैक्स सेविंग के लिए फोकस करते हैं डिडक्शन पे, लेकिन जैसा कि ये फॉर्मूला कह रहा है, जब तक आप एग्जम्पशंस के थ्रू अपनी टैक्सेबल इनकम कम नहीं करेंगे, यानी अपनी सैलरी को ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे, तो आप ज्यादा टैक्स नहीं बचा पाएंगे। वीडियो में कुछ देर में हम यही सीखेंगे कि कैसे एग्जम्पशंस का आपको बेस्ट पॉसिबल यूज लेना है। एग्जम्पशन और रिडक्शंस को समझने से पहले समझ लेते हैं कि आखिर टैक्स की कैलकुलेशन होती कैसे। अगर आपको ये पार्ट पता है तो आप टाइम स्टैम्प में आगे स्किप कर सकते हैं। तो देखिए, अभी 2 रिजीम चल रही है। पहली है ओल्ड टैक्स रिजीम और दूसरी है न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में 0 से लेके 2.5 लाख रुपए तक जो स्लैब है उस पर जो हमारी टैक्स रेट है वो है 0। 2.5 लाख रुपए से 5 लाख तक जो टैक्स रेट है उस पर 5% टैक्स लगता है। उसके बाद 5 लाख से लेके 10 लाख तक लगता है 20% टैक्स, और 10 लाख रुपए से ज्यादा जितनी भी इनकम होगी, जितनी भी टैक्सेबल इनकम होगी, उस पर आपको देना होगा 30% टैक्स। इसमें आगे मैंने इनकम टैक्स की रेट्स भी बता रखी है। इस टेबल के लास्ट कॉलम में आप देख सकते हैं कि मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख रखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 5 लाख से 10 लाख के बीच की इनकम है तो आपका जो टैक्स लाइबिलिटी बनेगी वो 12,500 रुपए प्लस 20% ऑन इनकम मोर देन 5 लाख रुपीज। जितनी भी आपकी इनकम है 5 लाख रुपए से ज्यादा की, उसका 20% निकालिए, उसमें 12,500 जोड़िए और ये हो जाएगा आपका टैक्स पेएबल। इसमें सेस वगैरह और जोड़ेगा, वो हमारे लिए अभी रिलेवेंट नहीं है। ये नंबर्स कैसे आ रहे हैं अगर आपको क्लियर नहीं है तो आगे एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। अब न्यू टैक्स रिजीम जो कुछ सालों पहले इंट्रोड्यूस की गई है, उसमें स्लैब रेट्स थोड़ी अलग है। इसमें आप देखेंगे 0 से 3 लाख तक स्लैब रेट है 0%, मतलब 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। 3 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 तक 10%, 9 से 12 तक 15%, 12 से 15 तक 20%, और 15 के ऊपर जितनी भी इनकम है उस पर टैक्स लगेगा 30%। इसको भी आगे मैंने सिंप्लीफाई कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम 12 लाख से 15 लाख रुपए के बीच में है तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो बनेगी 90,000 प्लस 20% ऑफ इनकम मोर देन 12 लाख। चलो इसको एक एग्जाम्पल से कर लेते हैं। मान लो एक व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम है 20 लाख रुपए, तो पहले ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से देखते हैं इसको टैक्स कितना देना होगा। तो इसके पास जो पैसा आया उसमें से पहले 2.5 लाख रुपए तक तो इसको 0 टैक्स देना है, क्योंकि 2.5 लाख रुपए तक ओल्ड टैक्स रिजीम में 0% के हिसाब से टैक्स लगता है, टैक्स नहीं लगता है। अब 2.5 लाख रुपए से 5 लाख, अगली 20 लाख रुपए में ही बात कर रहे हैं। पहले 2.5 लाख रुपए टैक्स फ्री हो गए, उसके बाद 2.5 लाख रुपए से 5 लाख तक इसको देना होगा 5% के हिसाब से टैक्स। तो इस 2.5 लाख का 5% होता है 12,500 रुपए। तो पहले 5 लाख तक इसको टैक्स देना होगा 12,500 रुपए। अब अगले 5 लाख पर, यानी पहले 5 लाख गए, उस पर 12,500 रुपए इसने इनकम टैक्स को मान लो एक तरह से दे दिया। अब हमारे पास बचे 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए में से जो पहले 5 लाख रुपए, यानी 5 से 10 लाख रुपए के बीच के जो 5 लाख रुपए हैं, उस पर हमें टैक्स देना होगा 20% के हिसाब से। तो इस 5 लाख रुपए का 20% हुआ 1 लाख रुपए। यानी जो पहले 10 लाख रुपए इसको मिले, कहीं से भी जो इनकम मिली, उस पर इसका जो टैक्स ऑलरेडी बन गया था वो बन गया था 1,12,500 रुपए। तो 10 लाख रुपए से ज्यादा की इसकी कितनी इनकम है, क्योंकि टोटल इनकम है हमारी 20 लाख रुपए, तो बचे हुए जो 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख के अबव वाले, उस पर 30% के हिसाब से 3 लाख रुपए का और टैक्स बन जाएगा। मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से इस व्यक्ति की जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो बनेगी 4,12,500 रुपए की। तो आई होप इस एग्जांपल से आपको ये पहले वाली भी टेबल क्लियर हो गई होगी, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि भाई 5 लाख रुपए तक 12,500 टैक्स लग रहा है। अगर किसी व्यक्ति की एग्जैक्टली 10 लाख रुपए इनकम है तो उसका 1,12,500 रुपए टैक्स लग रहा है, एंड सो ऑन। अब अगर सेम एग्जांपल हम न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से करेंगे, 20 लाख रुपए की सैलरी, तो उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए अगर अपन टैक्स कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे जो ओवरऑल टैक्स बनेगा वो 3 लाख रुपए का बन जाएगा। तो इस एग्जाम्पल को देख के तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर भाई 20 लाख रुपए पर हमको कैलकुलेशन करनी है तो ओल्ड टैक्स रिजीम बहुत बेकार है, उसमें ज्यादा टैक्स लग रहा है, न्यू टैक्स रिजीम में कम टैक्स लग रहा है, तो ऑलवेज चूज न्यू टैक्स रिजीम। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा झोल है। हाँ, अगर 2 केसेस में टैक्सेबल इनकम सेम है तो न्यू टैक्स रिजीम में ज्यादा टैक्स बचेगा बनिस्पत की ओल्ड टैक्स रिजीम में। लेकिन झोल यही है कि टैक्सेबल इनकम सेम नहीं होगी। इस पर हम आगे बात करेंगे। बस अभी इतना सा हिंट दे देता हूं कि आने वाले वीडियो में मैं आपको जो टिप्स बताने वाला हूं उसमें से अगर आप आधी भी यूज कर लोगे तो आपका ओल्ड टैक्स रिजीम में ही बहुत ज्यादा टैक्स बचने वाला है। तो टैक्स कैलकुलेशन हमने सीख ली। इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट और होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ 5 लाख रुपए के एग्जाम्पल से। मान लो किसी व्यक्ति की इनकम है 5 लाख रुपए, तो उस पर कितना टैक्स लगेगा? उस पर आपको पता है पहले 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा और अगले 2.5 लाख रुपए पर 5% के हिसाब से 12,500 रुपए टैक्स बनेगा।
मतलब अगर किसी व्यक्ति की 5 लाख रुपए टोटल इनकम है तो उस पर 12,500 रुपए का टैक्स बनना चाहिए। लेकिन सरकार बोलती है हम बहुत दयालु है, क्योंकि आप सिर्फ 5 लाख रुपए कमा रहे हो तो मैं आपका ये 12,500 रुपए का टैक्स माफ कर देती हूँ। इसे बोला जाता है 87A की रिबेट। लेकिन अगर मान लो इस व्यक्ति की इनकम 5,10,000 रुपए हो गई तो ये 87A की रिबेट नहीं मिलेगी और उसे पूरा 12,500 रुपए प्लस एडिशनल जो भी टैक्स बना है वो पूरा के पूरा उसको देना होगा। और ये रिबेट आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलती है और उसकी लिमिट है 7 लाख रुपए। तो अगर न्यू टैक्स रिजीम की कैलकुलेशन देखें तो पहले 3 लाख रुपए तक तो जीरो टैक्स लगेगा, 3 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक 5% के हिसाब से 15,000 रुपए टैक्स और बन गया, और बचे हुए जो 6 से 7 लाख रुपए का 1 लाख रुपए है उस पर 10% के हिसाब से एडिशनल 10,000 रुपए का टैक्स बना। मतलब ओवरऑल ये जो 25,000 रुपए टैक्स बनता हमारी 7 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम पर अंडर द न्यू टैक्स रिजीम, वो भी सरकार बोलती है कि इसे भी मैं माफ करती हूँ अंडर सेक्शन 87A। मतलब 87A की रिबेट ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको मिलती है 5 लाख रुपए तक 12,500 रुपए तक, और न्यू टैक्स रिजीम में मिलती है 7 लाख रुपए तक 25,000 रुपए तक। और न्यू टैक्स रिजीम में भी अगर 7 लाख रुपए से ज्यादा इनकम हो गई, मान लो 7,500,000 रुपए आपकी इनकम है, तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब इससे पहले कि हम एग्जम्पशन डिडक्शंस के बारे में जाने, आपको एक छोटा सा मिसकंसेप्शन दूर कर देता हूँ। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि हम अपना टैक्स फाइलिंग एक सीए के थ्रू ही करवा सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल कर सकते हैं और लाखों करोड़ों लोग हर साल कर भी रहे हैं। और आपके इस टैक्स फाइलिंग प्रोसेस को बहुत आसान बना देता है क्लियर टैक्स, क्योंकि क्लियर टैक्स पर जाकर आपको सिंपली अपना पैन लिंक करना है, फॉर्म 16 अपलोड करना है और सारी जानकारी ऑटोमेटिकली प्रीफिल हो जाएगी। आपको कुछ भी मैनुअली अपडेट नहीं करना है। आपके फॉर्म 16 के हिसाब से जितने भी एग्जम्पशंस डिडक्शंस आपको मिल रहे हैं, HRA, LTA, ETC, वो सारे के सारे अपडेट हो जाएंगे। प्लस आपको यहाँ पर स्मार्ट टैक्स सेविंग सजेशंस भी मिल जाएंगे, जैसे कि कुछ डिडक्शंस जो आपने लास्ट ईयर क्लेम किए हैं इस साल नहीं किए हैं, तो क्लियर टैक्स आपको बता देगा कौन सा ITR चुनना है, इवन ओल्ड वर्सेस न्यू में से कौन सा चुनाव करना है जिससे ज्यादा टैक्स सेविंग हो, वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्लियर टैक्स पर आपको AI असिस्टेंट, 24/7 सपोर्ट एंड नोटिस मैनेजमेंट की सर्विसेज भी मिलती है, ताकि थोड़ा ईज ऑफ माइंड रहे रिटर्न फाइल करने के बाद। क्लियर टैक्स का लिंक विद अ स्पेशल डिस्काउंट कोड मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जो वीडियो देखने के बाद आप चेकआउट कर सकते हो। आपका एम्प्लॉयर जो आपको फॉर्म 16 देता है उसमें आपके एग्जम्पशंस और डिडक्शंस मेंशन्ड रहने चाहिए, अदरवाइज आपको टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन ये एग्जम्पशंस डिडक्शंस वहां पर ऑटोमेटिकली आने नहीं वाले। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एग्जम्पशंस आपको मैक्सिमम टैक्स बचाने में मदद करेंगे। एग्जम्पशंस को मैं हमेशा एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो मैं वेट लॉस करना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने जिम जाना भी शुरू कर दिया है, रोज भागना भी शुरू कर दिया है, लेकिन एक चीज जो मैंने बिल्कुल नहीं की है वो है अपना खाना कम। मैं खाना उतना ही खाए जा रहा हूँ, इनफैक्ट ज्यादा ही खा रहा हूँ। ऐसे में क्या मेरा वजन कम हो पाएगा? बिल्कुल ही नहीं। तो यहाँ पर जो कैलोरी डेफिसिट है उसे मैं बोलता हूँ एग्जम्पशन, और उसके बाद जो जिम जाना है या फिर कार्डियो करना है उसे मैं बोलता हूँ डिडक्शन। यानी सिर्फ डिडक्शन से आपकी इतनी सी टैक्स सेविंग होगी, एग्जम्पशन का जैसे ही उसमें सपोर्ट मिल गया तो आप भरपूर टैक्स सेविंग कर पाओगे। तो पहला जो हमारा अलाउंस है जिस पर एग्जम्पशन मिलता है वो कहलाता है हाउस रेंट अलाउंस। सरकार ये बोलती है कि आप जॉब के लिए किसी शहर में रह रहे हैं, वहां पर आपको रेंट देनी है, लेकिन अगेन सरकार बोलती है मैं दयालु हूं, तो आप एक काम करिए, हमें टैक्स बाद में दे देना, पहले आप अपनी रेंट पे कर लीजिए। तो अगर आपकी सैलरी स्लिप में आपको एक अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस दिख रहा है, तो उस पर आपको एग्जम्पशन मिलता है अंडर 3 कंडीशंस। पहली कंडीशन है कि आपको एक्चुअल कितना HRA मिला है। दूसरा, आपने जो एक्चुअल रेंट पे करी है -10% ऑफ योर बेसिक। एंड तीसरा, आपकी बेसिक सैलरी का आइदर 40% और 50%। अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो 50% और बाकी शहरों में 40%। इन तीनों कंडीशन से जो मिनिमम अमाउंट बनता है उतना आप HRA एज एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो। तो HRA को अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो जो ग्रॉस सैलरी है 12 लाख रुपए, उसमें से बेसिक 6 लाख रुपए है। बंदा रह रहा है दिल्ली में, तो दिल्ली में उसने जो भी 2-3 BHK अपने और अपने वाइफ के लिए फ्लैट ले रखा, उसकी रेंट मिनिमम मान लेते हैं 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए रेंट मान लेते हैं, मतलब सालाना रेंट हो गई 3.6 लाख रुपीस। और कंपनी जो इसको HRA दे रही है वो भी मान लेते हैं 3.6 लाख रुपीस का इसको HRA मिल रहा है। तो कंडीशन 1 है एक्चुअल कितना HRA मिल रहा है, वो हो गया हमारा 3.6 लाख। उसके बाद कंडीशन 2 कहती है कि जो एक्चुअल रेंट पेड है -10% ऑफ बेसिक। तो रेंट पेड है हमारी 3.6 -10% ऑफ बेसिक हो गया हमारा
3 लाख रुपीस, क्योंकि हमारी बेसिक है 6 लाख रुपए, उसका 10% होता है 60,000, तो 3.6 माइनस 60,000 इज इक्वल टू 3 लाख रुपीस। तो कंडीशन 1 3.6, कंडीशन 2 3 लाख रुपीस एंड कंडीशन 3 कहती है हमारी 50% ऑफ बेसिक। यहाँ पे 50% इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि दिल्ली एक मेट्रो सिटी है, तो उसमें 50% लेते हैं। अगर से जयपुर में हो रहा होता तो 40% ही लेते। तो यहाँ पर 6 लाख का 50% हुआ अगेन हमारा 3 लाख रुपीस। तो 3.6, दूसरे केस में 3, तीसरे केस में भी 3, तो इसका जो मिनिमम बना वो 3 बना। तो यहाँ पर जो एचआरए का एक्चुअल बेनिफिट मिलेगा, इवन दो वो रेंट 3.6 पे कर रहा है, लेकिन एचआरए का जो एग्जम्पशन मिलेगा वो 3 लाख रुपीस का ही मिलेगा। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम अपने रेंटेड प्लेस में नहीं रहकर अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं अभी, मान लीजिए, तो क्या आप एचआरए का बेनिफिट ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। उसका डिस्कशन हम वीडियो के एंड में बोनस पार्ट में करेंगे। और दूसरा जो क्वेश्चन मेरे पास आता है कि मैंने कोई घर भी खरीद लिया है और उसका होम लोन भी चल रहा है और मैं रेंटेड प्लेस पर रह रहा हूं, तो क्या मैं एचआरए का बेनिफिट क्लेम कर सकता हूं? आंसर है बिल्कुल हाँ, आप कर सकते हो, बशर्ते आपने जो घर नया खरीदा है आप उसमें नहीं रह रहे हो, अभी तक आप रेंटेड घर में रह रहे हो, तो आप एचआरए का बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। इस पर भी वीडियो के एंड में थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। बाय द वे, चूंकि यहाँ पर होम और रेंट की बात हो रही है और हम में से ज्यादातर लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यू कैन चेक आउट एलएलए की रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास, जिसमें हम रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग से लेकर आपके लीगल, लोन, टैक्सेशन, वास्तु, सारे के सारे फंडे 3 घंटे की लाइव क्लास में क्लियर कर देते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप यूज करते हैं कोड टेक्स तो उस पर आपको 40% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट जो अलाउंस है हमारे पास वो है एलटीए यानी लीव ट्रेवल अलाउंस। सरकार ये कहती है कि आपको घूमना चाहिए और मोटिवेट ये करती है कि इंडिया में घूमना चाहिए, फॉरेन जाने का कोई आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप इंडिया में कहीं भी ट्रेवल करते हैं डेस्टिनेशन ए से लेकर डेस्टिनेशन बी तक, और उसके बीच में जो आपका इकोनॉमी क्लास के हिसाब से शॉर्टेस्ट रूट का जो फ्लाइट ट्रेवल आता है, उसके हिसाब से आप एलटीए क्लेम कर सकते हैं, ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपने परिवार के मेंबर्स के लिए भी, विच इंक्लूड्स योर वाइफ, योर किड्स, योर डिपेंडेंट पेरेंट्स एज वेल एज सिबलिंग्स। और ये क्लेम कर सकते हैं आप 4 साल में 2 बार, मतलब 2022 से लेकर 2025 के बीच में आप इससे एलटीए को 2 बार क्लेम कर सकते हो। एलटीए क्लेम करने के लिए मैंडेटरी है कि आपने ट्रैवल किया और इसमें सिर्फ आपके जो ट्रैवल के फ्लाइट टिकट्स हैं या फिर फर्स्ट एसी का टिकट है जो एक्चुअली आपने ट्रैवल किया है, उतना ही आपको बेनिफिट इसमें मिल पाएगा। तो मान लो आप से दिल्ली से जा रहे हो, पोर्ट ब्लेयर जा रहे हो, और दिल्ली से आप गुवाहाटी घूमने जा रहे हो, नॉर्थ ईस्ट में घूमने जा रहे हो, तो बहुत कॉमन है कि रिटर्न फ्लाइट फेयर आपको लगभग 15,000 रुपए के आसपास मिल जाएंगे, और एक फैमिली ऑफ 4 का माने तो 60,000 रुपए आपके फ्लाइट के टिकट नॉमिनली हो सकते हैं। तो अगर आपकी कंपनी आपको एलटीए दे रही है तो ये फ्लाइट टिकट के बिल्स कंपनी में सबमिट करके आप एलटीए का एग्जम्पशन जरूर क्लेम करें। इसके बाद 2 ऐसे अलाउंसेस जिनका अमाउंट बहुत कम है लेकिन इन्हें क्लेम नहीं करना ऐसा है कि भाई टेबल पे पैसे पड़े हैं तो उन्हें छोड़ दो। क्यों छोड़ना है? थोड़े 1,000, 2,000, 5,000 जितना भी बेनिफिट हो रहा है उतना क्लेम कर लेते हैं। तो पहला अलाउंस है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो अगर आपके बच्चे हैं तो उनका 100 रुपीज का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पर मंथ पर किड और 300 रुपीज का हॉस्टल अलाउंस आप क्लेम कर सकते हो। मतलब एक बच्चे के लिए साल में 4800 रुपए और अप टू 2 किड्स यानी 2 बच्चे हैं तो साल में 9600 रुपीज का आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस प्लस हॉस्टल अलाउंस क्लेम कर सकते हैं, जो अगेन कंप्लीटली एग्जम्प्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं अपस्किलिंग की। तो बहुत कॉमन है हर एम्प्लॉय के लिए हर साल अपनी इनकम का एक छोटा हिस्सा अपस्किलिंग में इन्वेस्ट करना। एग्जाम्पल के लिए आप एक एचआर हैं और एलएलए के थ्रू आप हमारा पेरोल प्रोसेसिंग का, पीएफ ईएसआई कंप्लायंस का कोर्स कर लेते हैं, और इस कोर्स के माध्यम से ना सिर्फ आप अपना कंपनी का काम बेहतर कर पाते हैं बल्कि आपकी प्रमोशन और बाकी अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलती है। तो इससे कंपनी भी खुश है और आप भी खुश हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट ये बोलता है कि अगर आपकी कंपनी आपको प्रोफेशनल परस्यूट अलाउंस की फॉर्म में ये अमाउंट दे देती है जिसके अगेंस्ट आप बिल भी प्रोड्यूस करेंगे, मतलब सिर्फ अलाउंस मिलने से नहीं होगा, आपने अलाउंस एक्चुअली अपनी अपस्किलिंग में इन्वेस्ट किया होना चाहिए, तो ये पूरा अमाउंट एग्जम्प्ट हो सकता है और इस पर कोई लिमिट नहीं है। ओनली कंडीशन इज आपको अपने बिल्स प्रॉपरली सबमिट करने होंगे, आपके पास प्रूफ होने चाहिए सारे खर्चों के। नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म अलाउंस। स्कूल में हम जाते हैं उसमें यूनिफॉर्म पहनते हैं, ये तो बहुत कॉमन है, लेकिन ज्यादातर जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं उसमें ऑफिस की भी एक यूनिफॉर्म होती है। आपके शर्ट का कलर डिफाइंड नहीं होता, लेकिन ये अक्सर डिफाइंड रहता है कि आपको प्रॉपर फॉर्मल्स पहनने हैं, शूज पहनने हैं। कई ऑफिसेज में आपको टाई भी लगानी है, इवन कुछ ऑफिसेज में जैसे कि कंसल्टिंग के ऑफिसेज हो गए, वहां पर तो प्रॉपर सूट भी पहन के जाना पड़ता है। तो ये अटायर मेंटेन करने के लिए आप अपने कंपनी से एक यूनिफॉर्म अलाउंस डिमांड कर सकते हैं, और ये अलाउंस अगेन कंप्लीटली एग्जम्प्ट है। ये अलाउंस कितनी हो सकती है? जितना आपका एक्चुअल खर्चा है उतना हो सकती है, विच इंक्लूड्स वॉट एवर द टेलरिंग, और अगर आप रेडीमेड ले रहे हो तो उसकी कॉस्ट,
प्लस उसकी लॉन्ड्री और मेंटेनेंस और वॉशिंग पे जितना खर्चा आ रहा है वो सारा आपके यूनिफॉर्म अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, अलग अलग नाम हो सकते हैं, उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो अगर आप अपने साल के 6 सेट्स भी लें कपड़ों के, तो आपका फॉर्मल शर्ट, पैंट, टाई वगैरह मिला के 5,000 पर पेयर मान लेते हैं, मतलब ओवरऑल हो गए 30,000 रुपये। मंथली उसके वॉशिंग आयरन के अगेंस्ट मिनिमम 500 रुपीज़ अगर अपन मान लें तो वो एडिशनल 6,000 रुपये हो जाते हैं। तो मान लो आप 36,000 रुपीज़ यूनिफॉर्म अलाउंस हो सकता है, इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है, बट मैं ये एक नॉमिनल नंबर ले रहा हूँ फॉर अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, और इतना पैसा आपका कंप्लीटली एग्जम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ रीइंबर्समेंट की, जिसमें सबसे कॉमन है मील वाउचर। इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि पर मील का 50 रुपए का वाउचर आपका एम्प्लॉयर आपको दे सकता है, एंड जनरली डे में 2 मील्स, क्योंकि हम ऑफिस में लगभग 8 घंटे बिताते हैं, तो हो सकता है आपका ब्रेकफास्ट, लंच, या फिर हो सकता है लंच या डिनर, उसके अगेंस्ट आपको कंपनी से वाउचर मिल सकता है। तो अगर आपकी कंपनी 5 डेज का वर्किंग रहता है तो महीने में 22 दिन के हिसाब से 2200 रुपए पर मंथ, क्योंकि पर डे 2 मील्स 100 रुपीज हो गया, और एनुअली ये जो अमाउंट बनता है वो लगभग 26,000 रुपए के आसपास बनता है। वहीं अगर आपका 6 डेज वर्किंग है तो ये अमाउंट थोड़ा बढ़ के 31,200 रुपीज हो जाता है। तो इतना आप एज अ मील वाउचर, इसमें कॉमन है सोडेक्सो वाउचर, आपने सुना होगा, वो आपकी कंपनी आपको दे सकती है, एंड ये भी कंप्लीटली एग्जम्प्ट है। एंड लास्टली कई सारे हमारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं, तो कंपनी कई बार उन्हें ऐसे स्पेशल अलाउंस में क्लब करके डाल देती है। वैसा नहीं करना है। जो भी आपके खर्चे हैं जो आप कंपनी के बिहाफ पे कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल है, फॉर एग्जाम्पल आपका वर्क फ्रॉम होम होता है, घर से मीटिंग्स करते हैं, तो आपने घर पे एक अच्छा क्वालिटी का इंटरनेट लगवाया है, आपने घर में एक डेस्क वगैरह का सेटअप किया है, ये सारे जो खर्चे हैं, रादर देन क्लबिंग देम इनटू द सैलरी, क्योंकि वो टैक्स का पार्ट बन जाएगा, आप प्लीज उनके बिल्स कंपनी को सबमिट करिए और कंपनी को बोलिए कि इनका मुझे रिम्बर्समेंट्स कर दीजिए, क्योंकि ये जो भी कंपनी के बिहाफ पर आपने खर्चे किए हैं वो अगर कंपनी से आप रिम्बर्समेंट की फॉर्म में क्लेम कर रहे हैं तो बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं है। एंड लास्टली 2 ऐसे एग्जम्पशंस जो जनरली लोग इग्नोर ही कर देते हैं, उनकी बात करते हैं। पहला एग्जम्पशन है ग्रेचुइटी। 20 लाख रुपए तक आपको जो ग्रेचुइटी मिलती है वो टैक्स एग्जम्प्ट है। ये 20 लाख पूरे लाइफ स्पैन में, मतलब आपने पहली कंपनी में से 6 साल काम करने के बाद रिजाइन किया, वहां से आपको 2 लाख रुपए की ग्रेचुइटी मिली, नेक्स्ट कंपनी से 3 लाख रुपए की ग्रेचुइटी मिली, एंड सो ऑन। तो ये जुड़ता चला जाता है और पूरे लाइफ टाइम में आप 20 लाख रुपए तक की ग्रेचुइटी कंपनी से क्लेम कर सकते हैं टैक्स फ्री। इसमें जो भी ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन है वो एक्चुअली कैलकुलेशन कंपनी को फॉलो करनी होगी, विच इज ऑलमोस्ट 15 डेज ऑफ सैलरी पर ईयर। जितने साल आपने काम किया है उसकी 15 दिन की सैलरी, जो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है, उसके हिसाब से ग्रेचुइटी कैलकुलेट करके कंपनी देती है। तो कंपनी से ग्रेचुइटी जरूर क्लेम करिए, क्योंकि ये ग्रेचुइटी का जो अमाउंट है वो टैक्स फ्री भी है। सेकंड है लीव एनकैशमेंट। तो इसके जो नए प्रपोज रूल है उसके हिसाब से 25 लाख रुपीस तक का लीव एनकैशमेंट अगर आप रिटायरमेंट पर या रेजिग्नेशन पर कंपनी से क्लेम कर रहे हो तो अगेन वो टैक्स फ्री है ओवर अ लाइफ टाइम। सेम रूल रहेगा, पहली कंपनी से कुछ लाख रुपए लिए, दूसरी कंपनी से कुछ लाख रुपए लिए, ये अमाउंट ऐड होता चला जाएगा। तो जनरली कंपनी 12 से 18 लीव पर ईयर देती है और हम में से कुछ लोग उन्हें कंज्यूम भी नहीं करते हैं। तो उनका जो आपको लीव इनकैशमेंट मिलेगा, मतलब उस लीव के अगेंस्ट कंपनी ने जो आपको कैश दे दिया, वो अमाउंट भी टैक्स फ्री होता है। तो ये सारे एग्जम्पशन हमने समझे, इसको एक बार नंबर के फॉर्म में देख लेते हैं। जो ग्रॉस सैलरी थी वो थी 12 लाख रुपए, उसमें सबसे पहले एचआरए का 3 लाख रुपए का एग्जम्पशन हमने हटा दिया। उसके बाद एलटीए का 50,000 रुपए बेयर मिनिमम बताए। फैमिली ऑफ 4 अगर आप 12,500 रुपए का रिटर्न फ्लाइट टिकट्स करवा रहे हैं तो 12,500 रुपए के हिसाब से इतना आपको एलटीए का एग्जम्पशन मिल जाएगा। कुछ लोग इसमें ये भी करते हैं कि फ्लाइट टिकट करा के उसे कैंसिल करा के फिर कंपनी को सबमिट कर देते हैं। आई डू नॉट इनकरेज सच प्रैक्टिसेस। आपको इस तरह से टैक्स सेविंग नहीं करनी है, सारे लीगल फॉर्मेट में ही आपको टैक्स प्लानिंग अपनी करनी है। देन चिल्ड्रन एजुकेशन एंड हॉस्टल अलाउंस अगेन फॉर 2 किड्स 9600 रुपीज। प्रोफेशनल परस्यूट अलाउंस, इसको मैंने डाला है मात्र 25,000 रुपए। मतलब आपकी जो एनुअल सैलरी है उसका 2-3% उतना तो आपको अपने सेल्फ डेवलपमेंट में खर्च करना ही चाहिए, नहीं तो आप रेस में पीछे रह जाओगे। 12 लाख को कभी 20-50 नहीं कर पाओगे। एंड लास्टली यूनिफॉर्म अलाउंस, मैंने बताया था, इसका पीछे लॉजिक भी दिया। 3,000 पर मंथ का यूनिफॉर्म अलाउंस फॉर अ 12 लाख सैलरी इज क्वाइट जस्टिफाइड। तो आप यहाँ पे देखोगे जो हमारी टैक्सेबल सैलरी बन गई है वो बन गई है 7,80,000 रुपए के आसपास। मतलब काफी सारा इसमें रिडक्शन हो गया है। तो हमने सारे एग्जम्पशन समझे जो एक सैलरीड एम्प्लॉय को मिल सकते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ एग्जम्पशंस आपको नहीं मिल रहे हो। वैसे कुछ कंपनीज ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि वो आपको आपकी सीटीसी बता देती है एंड देन यू कैन डिजाइन योर ओन सैलरी स्ट्रक्चर। मेरे भाई की कंपनी बीसीजी, उसमें उनको ये ऑप्शंस मिलता था। लेकिन मान लो आपकी कंपनी आपको ऑप्शन नहीं दे रही है, आप बोलोगे हमें तो अलाउंस मिल ही नहीं रहे, तो आपको क्या करना है?
सबसे पहले तो सिंपली अपने एचआर अपने एम्प्लॉयर से बात करिए, क्योंकि अगर सीटीसी स्ट्रक्चर है तो उन्हें एक पैसा भी आपको एक्स्ट्रा तो देना नहीं है, सिर्फ एक्सेल में कुछ रोज ऐड करनी है, थोड़ा सा एक्सेल में काम बढ़ जाएगा और एक्सेल में तो काम भी नहीं बढ़ेगा, एक बार रोज ऐड कर दी तो कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली होती रहेगी और आपका टैक्स बच जाएगा। इनफैक्ट जब भी आप नई कंपनी ज्वाइन करें, क्योंकि नई कंपनी ज्वाइन करते समय ये जो पूरी फॉर्मेलिटी और भी आसान हो जाती है, जब भी नई कंपनी ज्वाइन करें और वहां पर आपका सारा कुछ नेगोशिएट हो गया हो, सीटीसी नेगोशिएट हो गई हो, तो कंपनी को बोले कि प्लीज आपने जो सीटीसी दी है आई एक्सेप्ट दैट, लेकिन इस सीटीसी को अलग अलग अलाउंसेस की फॉर्म में किस तरह से बाइफरकेट करना है वो मैं आपको बता दूंगा ऑप्टिमाइज करके, क्योंकि मेरी कितनी रेंट है, मेरे कितने एक्सपेंसेस हैं, मैं मैरिड हूं कि नहीं, मेरे बच्चे कितने, उसके हिसाब से मैं अपने अलाउंस स्ट्रक्चर सेट करना चाहता हूं। आपको ओवरऑल सीटीसी तो मुझे उतनी ही देनी है। और मेरी रिक्वेस्ट है सारे एम्प्लॉयर्स से, एम्प्लॉयर्स प्लीज आप इतना सा काम करके अगर अपने एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को बढ़ा सकते हैं, एम्प्लॉय के पास ज्यादा पैसा आ सकता है, और ये सारे लीगल वेज हैं, गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि इस पर आप इस तरह से टैक्स बचा सकते हो, तो आपको जब उन्हें कोई भी एडिशनल पेमेंट नहीं कर रहा है तो क्यों आप उनका अलाउंसेस ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। इनफैक्ट अगर इसमें आपको मदद चाहिए तो आप हमें ईमेल कर दीजिए इस ईमेल आईडी पर, हम आपकी हेल्प कर देंगे आपके एम्प्लॉय का ऐसा सैलरी स्ट्रक्चर डिजाइन करने में जिनसे उनका मैक्सिमम टैक्स सेव हो सके। हम आपके एम्प्लॉयज के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो पॉइंट इज, जो आने वाले डिडक्शंस हैं एटीसी वगैरह, उसके लिए इतना सारा खर्चा कर रहे हैं, बहुत सारे पेन ले रहे हैं, उसके बाद आपका टैक्स सेव हो रहा है। यहाँ पे तो सिर्फ आपके सैलरी को ऊपर नीचे करके, उसके बाइफर्केशन करके अगर आप अपना टैक्स बचा पा रहे हैं, ऐसे सारे खर्चे जो आपके पोस्ट टैक्स होते थे उन्हें प्री टैक्स लेके आ पा रहे हैं, तो उसके लिए प्लीज अगर आपको थोड़ा सा एचआर के साथ बैठकर बातचीत भी करनी पड़े तो कर लीजिए और आपका लाखों रुपए का टैक्स बच जाएगा। अब बात कर लेते हैं डिडक्शंस की, और डिडक्शंस के बारे में काफी सारे एम्प्लॉयज को पता होता है। पहला होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो 50,000 रुपए का मिलता है। अगर आपकी कितनी भी सैलरी है उस पर आपको 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन सीधा का सीधा मिल जाएगा। मतलब अगर आपकी 12 लाख सैलरी है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन लगने के बाद 11.5 लाख ही आपकी टैक्सेबल सैलरी बचेगी, ये क्लियर है। उसके बाद अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स कट रहा है तो उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा, जो अप टू 2500 रुपीज तक का होता है, क्योंकि प्रोफेशनल टैक्स कटता ही उतना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एटीसी। एटीसी में बहुत सारी चीजें आती है, चाहे आपका ईपीएफ का जो एम्प्लॉय शेयर जा रहा है, चाहे आप पीपीएफ में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम इसके थ्रू जिसमें थोड़ा सा लॉक इन पीरियड रहता है, वहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे टैक्स सेवर एफडी में पैसा डाल रहे हो, इनफैक्ट आपके बच्चे की ट्यूशन फीस, अगर आपने कोई घर ले रखा है तो उसका आप अमाउंट पे कर रहे हो, लोन का अमाउंट पे कर रहे हो, तो उसका प्रिंसिपल के अगेंस्ट भी 1.5 लाख अमाउंट लग सकता है। एनपीएस, सुकन्या समृद्धि योजना, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब ये 1.5 लाख रुपए की तो ऐसी लिमिट है जो आपको एग्जॉस्ट करनी ही करनी चाहिए। हाँ, इसमें ओवरऑल 1.5 लाख रुपए, ऐसा नहीं है कि आपने 1.5 लाख रुपए ईपीएफ में भी जमा कर रखे हैं और 1.5 लाख रुपए का आपका बच्चे का ट्यूशन भी फीस है, दोनों मिला के 3 लाख हो जाएंगे। नहीं, ओवरऑल 1.5 लाख रुपए ही एटीसी में आपको मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम। इसमें आप अपने लिए 25,000 रुपए अपने परिवार के लिए, अपनी मतलब वाइफ बच्चों के लिए जो इंश्योरेंस लेते हैं उसका प्रीमियम अप टू 25,000 रुपए, और अगर आपके पेरेंट्स हैं और से वो सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए एडिशनल 50,000 रुपीज तक का आप 80D में अगर प्रीमियम दे रहे हैं उनकी हेल्थ इंश्योरेंस के अगेंस्ट तो आप क्लेम ले सकते हैं, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि अगर आपके पास एक अच्छा इंश्योरेंस क्लेम है तो उनके गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे भी जो थोड़ा सा लोड है वो कम हो जाएगा, आप अपना प्रॉपर इलाज कर पाएंगे। ओवरऑल इट्स गुड फॉर नेशन। तो ये जो अमाउंट है आपके प्रीमियम का, ये आपके टैक्सेबल सैलरी में से डिडक्ट हो जाता है। लेकिन इसमें एक एडिशनल बेनिफिट भी है जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। आप साल में जनरली एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप कराते हैं, अपने फैमिली का फुल बॉडी चेकअप कराते हैं, आपकी वाइफ का, पेरेंट्स का, तो उसके अगेंस्ट भी अप टू 5,000 रुपीज जो आप कैश में भी पेमेंट कर सकते हो, 5,000 रुपीज इसी 80D में क्लेम कर सकते हैं। मान लो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है 25,000 रुपए, विच इज सफिशिएंट फॉर अ फैमिली ऑफ 4। जनरली अगर आप हस्बैंड वाइफ 2 बच्चों का 10 लाख रुपए का प्रीमियम लेने जाओगे, कवर लेने जाओगे, तो वो आपको लगभग 25,000 रुपए में मिल जाएगा, प्लस 5,000 रुपए जो आपने हेल्थ चेकअप में लगाए हैं वो भी इस लिमिट में ऐड हो जाता है। तो 25,000 रुपए प्लस 5,000 रुपए 30,000 रुपए तक का आप 80D में क्लेम ले सकते हो। इसके अलावा 80CC-D1B एनपीएस में एडिशनल इस 1.5 लाख का जो आपको लिमिट मिला था 80C का, उसके ओवर एंड अबव अगर आप 50,000 रुपए एडिशनल एनपीएस में जमा करा सकते हो और एनपीएस के थ्रू आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, तो उस पर एडिशनल आपको 50,000 रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा। एक ऐसा डिडक्शन जो आपको जरूर मैक्सिमाइज करना चाहिए और जिसके बारे में एम्प्लॉइज ज्यादा सोचते ही नहीं है, इवन जानते भी नहीं है, वो है आपका ईपीएफ का और एनपीएस का एम्प्लॉयर शेयर। तो ईपीएफ में आपको पता है 12% आप कंट्रीब्यूट करते हो, आपकी जो भी बेसिक सैलरी है उसका,
और 12% ही आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। इस पर एक लिमिट है 1800 रुपए, लेकिन बड़े कॉर्पोरेट में अक्सर ये अमाउंट आपकी एक्चुअल बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट किया जाता है। तो मान लो आपकी अगर 12 लाख रुपए सैलरी है, उसमें से 6 लाख रुपए बेसिक है, तो उसका 12% यानी 72,000 रुपीज तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे होगे, और वहीं 72,000 आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। ये 72,000 जो आपकी सीटीसी में ऐड होगा, आपको मिलेगा नहीं, सीधे आपके इन्वेस्टमेंट पीएफ के इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाएगा, और जब आप जॉब छोड़ोगे या रिटायर होगे तब ये पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। ये 72,000 ऑफ एम्प्लॉयर शेयर कंप्लीटली डिडक्टेबल है, मतलब इस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। इवन अगर आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ईपीएफ में नहीं, एनपीएस में कर रहे हैं, और आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी का अप टू 10% एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है, तो वो अमाउंट भी डिडक्टेबल है, उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। पिछले साल से इस पर एक लिमिट लगा दी है सरकार ने। पहले देखा था कि एम्प्लॉयर कई बार डायरेक्टर वगैरह होते थे, अपने ईपीएफ पर लाखों करोड़ों रुपए कंट्रीब्यूट कर रहे होते थे और वो भी टैक्स फ्री हो रहा था। तो सरकार ने इस पे एक लिमिट लगा दी है, वो है 2.5 लाख रुपए पर ईयर। मतलब मैक्सिमम जो आपका एम्प्लॉयर शेयर जो टैक्स फ्री आपको मिल सकता है वो 2.5 लाख रुपए तक मिल सकता है, विच इज अगेन अब सिग्निफिकेंटली बिग अमाउंट। इसके अलावा आपका जो भी इंटरेस्ट अमाउंट है ऑन हाउसिंग लोन, उसको भी आप सेक्शन 24 के तहत क्लेम कर सकते हैं। ये आपका इंटरेस्ट अमाउंट अप टू 2 लाख रुपीज हो सकता है। लोग बोलेंगे 2 लाख रुपए सालाना इंटरेस्ट इतना कौन देता है? आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो अगर आपने 35 लाख रुपए का लोन लिया, बेयर मिनिमम, ये टैक्स कैलकुलेटर में आप देखो, बेयर मिनिमम 35 लाख रुपए का लोन लिया, 15 लाख रुपए एडवांस दिए, 50 लाख रुपए का फ्लैट लिया, 15 लाख एडवांस दिए, 35 लाख रुपए का लोन लिया, 20 साल का टेन्योर है, इंटरेस्ट रेट बेयर मिनिमम 9% के हिसाब से मान लेते हैं, तो भी आप देखेंगे पहले 10-11 साल तक एटलीस्ट 2 लाख रुपए, जो आपकी एनुअल 3 लाख रुपए की ईएमआई जा रही है, उसमें से 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा आप इंटरेस्ट ही पे कर रहे हो। तो ये अमाउंट भी बहुत सालों तक आप ये बेनिफिट क्लेम कर सकते हो अगर आपने होम लोन ले रखा है तो। इसके अलावा कुछ अदर डिडक्शंस हैं, आप सिर्फ जान के रख लीजिए, हो सकता है काम आए। पहला, आपने अगर कोई हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन ले रखा है, खुद के लिए ले रखा है या आपने फैमिली में अपने बच्चे वगैरह के लिए ले रखा है, तो उन पर जो भी इंटरेस्ट बनता है, और वो भी लिमिट नहीं है, जैसे आपने हाउसिंग लोन में देखा था 2 लाख रुपए की लिमिट है, इस पर कोई लिमिट भी नहीं है, वो 80E के तहत टैक्स फ्री है। उसके अलावा अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा है तो उस पर भी जो इंटरेस्ट बनता है उसका भी 1.5 लाख रुपए तक का आपको लोन का डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगा। 2 और तरीके, अगर आप किसी एनजीओ में या पीएम रिलीफ फंड में डोनेट करते हैं तो उसका 50% या 100% डिपेंडिंग अपॉन किस तरह के इंस्टीट्यूट में आप डोनेट कर रहे हैं, तो वो आपको 80G के तहत डिडक्शन मिल जाएगा। और अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रहे हैं तो उसका 100% आपको 80GGC के तहत डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो फिर से हमारे एग्जाम्पल को एक्सटेंड करते हैं। तो पहले हमने देख लिया था सारे एग्जम्पशंस हटाने के बाद जो टैक्सेबल सैलरी बन रही थी वो 7,79,400 रुपीज बन रही थी। इसमें से हमने एक स्टैंडर्ड डिडक्शन उड़ाया, सबसे पहले तो मिलना ही मिलना है 50,000 रुपए का। उसके बाद हमने 80C का 1.5 लाख रुपए हटाए। अब ये चाहे आपके ईपीएफ की फॉर्म में हो, उसके बाद अपने बच्चे की ट्यूशन फीस इसमें जोड़ी हो, आपको जो जोड़ना है वो आप इसमें जोड़िए, लेकिन मोटा मोटा ये इन्वेस्टमेंट में चला गया। अगर ईपीएफ से 72,000 जा रहे हैं, बाकी अमाउंट आपने से पीपीएफ में डाल दिया, तो आपका 1.5 लाख रुपए तो इसको एग्जॉस्ट करना ही करना है, बेयर मिनिमम है। उसके बाद जो हमारी 80D है, इसमें देखिए मैंने 25,000 प्लस 5,000 30,000 रुपए इसमें मैंने डाले हैं, जो अगेन अ फैमिली ऑफ 4 के लिए एक सफिशिएंट मेडिकल कवर आपको दे देगा। एंड लास्टली मैंने एनपीएस वाले सेक्शन में एडिशनली 50,000 रुपए डाले हैं। लास्ट कुछ समय से, क्योंकि एनपीएस का जो एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, लास्ट कुछ समय से मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स के जितने रिटर्न है उसको एनपीएस आउट परफॉर्म कर रहा है। ये अभी रिसेंट मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था। हाँ, इसमें एक लॉक इन रहता है, वो आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये सब्जेक्टिव है, मतलब आपकी डिसीजन मेकिंग पे आपको ये यूज करना है, ये वाला डिडक्शन या थोड़ा सा टैक्स दे देना है, वो आपके ऊपर है, कंप्लीटली ऑन योर डिस्क्रिप्शन। तो देखिए जो हमारी टैक्सेबल इनकम है फॉर 12 लाख रुपए की ग्रॉस सैलरी, वो घटकर 5 लाख रुपए से नीचे आ गई। और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में है, इवन न्यू में भी है, न्यू में तो खैर ये फायदे मिलेंगे नहीं, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में है तो ऑलरेडी आपकी जो टैक्स पेएबल है वो 0 बन जाएगा आफ्टर 87A की रिबेट मिलने के बाद। इसमें एक चीज पर आपका ध्यान चाहूंगा, ये 12 लाख रुपए मैं सिर्फ ग्रॉस सैलरी की बात कर रहा था। यहाँ पर अगर आप सीटीसी निकालेंगे और वो भी जो एक्चुअल खर्चे हो चुके हैं इस पॉइंट तक एम्प्लॉयर के, यहाँ पर अगर आपका पीएफ कट रहा है तो आपका एम्प्लॉय शेयर तो 72,000 था, एम्प्लॉयर शेयर भी 72,000 रुपीज था, अज्यूमिंग 12% ऑफ बेसिक, तो वो हम सीटीसी में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कई एम्प्लॉयर ग्रेचुइटी, लीव इनकैशमेंट, ये सब सीटीसी में जोड़ते हैं। तो मान लो आप इस कंपनी में लंबे समय तक जुड़े हुए रहे हो और आपका ग्रेचुइटी 15 डेज पर ईयर की सैलरी के हिसाब से बन रहा है, तो हम 25,000 रुपए की एनुअल जस्ट एक नोशनल
ग्रेच्युटी की तरफ सीटीसी में डाल सकते हैं, और कई कंपनी तो नोशनल के एक्चुअल में डाल ही देती है। हमने एक रीसेंट शॉर्ट भी बनाया था जिसमें बताया था कि बड़ी बड़ी कंपनी इंक्लूडिंग पेटीएम ग्रेच्युटी को सीटीसी का पार्ट बना के डालती है, तो बना रही है, तो मैं तो सिर्फ आपको यहाँ पे गिना रहा हूँ, वो तो बना रही है। तो ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, साल में अगर 15-18 छुट्टियां कंपनी, मैंने बहुत सारी कंपनी को देखा है जो लीव इनकैशमेंट को सीटीसी का पार्ट बनाती है, तो वो 25,000 रुपये हो गया। मील वाउचर अगर ये कंपनी एडिशनल दे रही है इस 12 लाख के अबव, तो 28,000 रुपये का, मैं 28,000 रुपये क्यों डाला, क्योंकि वो एक एवरेज डाल दिया मैंने, 26,000 और 31,000, 5 डे 6 डेज का बीच का एवरेज एक बार नंबर डाल दिया, और ओवरऑल हमारा नंबर भी इससे सुंदर बन रहा है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो 1.5 लाख रुपए एडिशनल सीटीसी में ऐड हो गए, तो 13.5 लाख रुपए तक की सीटीसी है, तो भी आप बिना कोई लोन लिए भी अपना जो टैक्स है वो जीरो कर सकते हो अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम। ये मैंने विद एग्जांपल बताया। और अगर आपका लोन हो रहा है, इसमें कोई लोन चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा अपना जो एटीसी का इन्वेस्टमेंट है वो कम कर सकते हो एंड सो ऑन। तो फिर तो आपका बड़े आराम से ही आपकी जो टैक्सेबल है वो जीरो हो जाएगी। कहीं भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऐसे हमारा जो टैक्स पेबल है वो जीरो करना नहीं है, ऑब्जेक्टिव है आपको सारे ऑप्शन से अवगत कराना एंड आपका जो भी टैक्स लायबिलिटी उसको मिनिमम करना। जीरो करना कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, मिनिमम करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। और इस पॉइंट तक ध्यान दीजिए, आप में से कुछ लोग बोलेंगे अरे यार 12 लाख सैलरी थी, बचे तो मेरे पास 5 लाख रुपए ही हैं। एक बार देखते हैं अभी तक हमने इस 12 लाख रुपए में से जो घटाकर एग्जम्पशन और डिडक्शन लिए उससे ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं। इसमें ऑलरेडी आप 2.72 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर चुके हो। कैसे? 1.5 लाख रुपए का आपने एटीसी में किया था, उसके बाद आपने एनपीएस में किया था, इसमें आपने अगेन ऑप्शन किया, आपने एनपीएस में इक्विटी वाला ऑप्शन ले सकते हो, तो आपका इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट हो गया है। 1.5 लाख रुपए मान लो आपने सिर्फ पीएफ और पीपीएफ में डाले, तो वहां पे भी इन्वेस्टमेंट हो गया। प्लस आपका एम्प्लॉयर शेयर जो 72,000 रुपीज एडिशनल आया, उससे आपकी जो ईपीएस में रिटायरमेंट प्लानिंग हुई है उसके अगेंस्ट भी थोड़ा पैसा ऑलरेडी एक बार तो जा चुका है। तो 2.72 लाख ऑलरेडी आपने अपनी 12 लाख की जो ग्रॉस सैलरी या 13.5 लाख की सीटीसी उसमें से ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए हैं। उसके अलावा आपने रेंट पे कर दी है, उसके अलावा आपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट में जो भी हर साल इन्वेस्ट करना है वो आप ऑलरेडी कर चुके हो। उसके अलावा आप अपनी ऑफिस की ड्रेसेस खरीद चुके हो। 9600 रुपीज टूवर्ड्स योर किड्स फीस वगैरह, ये भी आप प्री टैक्स पे कर चुके हो। अब मैं आपको बार बार ये प्री टैक्स वर्ड क्यों बोल रहा हूँ, व्हाई दिस प्री टैक्स इज मोर इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझो। ये प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स का जो डिफरेंस है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो दो बंदे हैं, एंडी और मैंडी। एंडी की जो इनकम है वो 100 रुपए है। 100 रुपए में उसने कोई डिडक्शन क्लेम नहीं किया, तो उसकी टैक्सेबल इनकम भी 100 रुपए हो गई। उसके बाद उसने टैक्स पे किया, और इस केस में अपन फ्लैट 30% टैक्स मान लेते हैं, दोनों ही केस में, एंडी के केस में भी मैंडी के केस में। जैसे गवर्नमेंट है तो 30% सीधा टैक्स ले लेती है। तो इसने पहले टैक्स पे किया, तो 100 में से 30 रुपए का इसका टैक्स गया, बचे हुए 70 रुपए। 70 रुपए में से इसमें 40 रुपए का पेट्रोल भराया, तो अब इसके पास जो फाइनल रुपए बचे वो 30 रुपए की इसकी नेट सेविंग हुई 100 रुपए में से। वहीं मैंडी के केस में मैंडी क्या करता है, प्री टैक्स पेट्रोल भराता है, यानी जो पेट्रोल का खर्चा है वो इसके डिडक्शन की तरह इसने क्लेम कर लिया। तो इसकी भी इनकम 100 रुपए थी, फिर इसने 40 रुपए का इसमें पेट्रोल भरा दिया, और वो पेट्रोल भराया इसने प्री टैक्स, मतलब इसके बाद जो पैसा बचा सिर्फ उसी पर ही इसको टैक्स देना है। तो यहाँ पर इसकी टैक्सेबल इनकम बनती है 60 रुपए। 60 रुपए से इसने 30% टैक्स दिया, मतलब 18 रुपए का इसने टैक्स दिया, और इसकी जो नेट सेविंग हो गई वो 42 रुपीज हो गई। तो आप देखो, एंडी जो अपने खर्चे पोस्ट टैक्स कर रहा है वर्सेस मैंडी जो अपने खर्चे प्री टैक्स कर रहा है, उसके प्री टैक्स खर्चे से उसकी सेविंग्स मैक्सिमाइज होती है। तो हमारी जो एग्जम्पशन और डिडक्शंस हैं ये सारे हमारे प्री टैक्स एक्सपेंसेस हैं, और ये सारे एक्सपेंसेस हमको रिलेटिवली चीपर पड़ते हैं। अगर आप मूवी देखने जा रहे हो तो मूवी का टिकट भले ही 300 रुपए है इंक्लूडिंग जीएसटी, 300 रुपए है, तो एक्चुअली 300 रुपए नहीं है, क्योंकि उसको 300 रुपए देने के लिए पहले आपने सरकार को 30% टैक्स अपने इनकम टैक्स में से चुकाया होगा। आपने 400 रुपए कमाए हैं, उसमें 100 रुपए आपने इनकम टैक्स दिया, तब आप वो 300 रुपए का जो मूवी टिकट है वो खरीद पा रहे हो। लेकिन अगर यही मूवी टिकट आप प्री टैक्स खरीद पाते तो आपको 300 रुपए का 300 रुपए ही पड़ता, और उसके बाद ही आपकी इनकम में से घट जाता, और फिर जो बचते उस पर ही आप टैक्स दे रहे होते। तो हमारे एग्जम्पशंस और डिडक्शंस हमें प्री टैक्स एक्सपेंसेस करने में मदद करते हैं, विच इज वंडरफुल। तो अब जो वीडियो के शुरू में मैंने प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो में मैं आपका ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम का जो घपला है वो क्लियर कर दूंगा। तो पहले मैंने एग्जाम्पल में जब बताया था ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम की कैलकुलेशन, तब लोगों को बहुत क्लियर लग रहा था कि भैया हर केस में ना न्यू टैक्स रिजीम में ज्यादा फायदा होगा अगर टैक्सेबल इनकम सेम है तो। लेकिन यही बिगेस्ट फ्रॉड है। ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में जो बिगेस्ट डिफरेंस है वो इनकी स्लैब रेट्स नहीं है, बल्कि बिगेस्ट डिफरेंस ये है कि न्यू टैक्स रिजीम में आप ज्यादातर एग्जम्पशंस और डिडक्शंस क्लेम ही नहीं कर सकते। इसी एग्जांपल को अगर हम न्यू टैक्स रिजीम के लेंस से देखें तो जो आपकी ग्रॉस सैलरी है 12 लाख रुपए,
उसके बाद जो एग्जम्पशंस है, ना आप एचआरए का एग्जम्पशन ले सकते हो, ना एलटीए, ना चिल्ड्रन, ना हॉस्टल अलाउंस, ना प्रोफेशनल परस्यूट, ये कोई भी अलाउंस आप क्लेम ही नहीं कर सकते हो। मतलब हमारे एग्जम्पशंस हो गए नील, और हमारी जो सैलरी बनी वो टैक्सेबल सैलरी स्टिल 12 लाख रुपए ही बनी। और उसके बाद जो डिडक्शन है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन का आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा, लेकिन 80C का नहीं मिलेगा, 80D का नहीं मिलेगा, 80CCD1B जो एनपीएस का 50,000 रुपये उसका भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब आपकी जो टैक्सेबल सैलरी हो गई ना, वो 11,50,000 रुपये हो गई। और इस पर जो हम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, हमको फॉर्मूला याद है कि अगर आपको आपकी सैलरी 9 लाख से 12 लाख रुपए के बीच में, तो 45,000 रुपीज प्लस 15% ऑफ अबव 9 लाख रुपीज। तो पहले 45,000 प्लस 9 लाख से ज्यादा हमारी कितनी है, 11.5 माइनस 9, 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख का 15% मतलब 37,500, मतलब हमारा जो 82,500 रुपीज का टैक्स बन जाएगा। अगर हमने एग्जम्पशन डिडक्शन कोई क्लेम नहीं किए हैं तो फिर ठीक है, 82,500 का टैक्स दे दीजिए। लेकिन अगर आपने, मैंने जितने एग्जम्पशन डिडक्शंस बताए उसमें से आधे भी क्लेम कर लिए हैं, तो भी आपका टैक्स ओल्ड टैक्स रिजीम में ही कम बनेगा। आप चाहें तो कैलकुलेशन करके देख लेना। सेकंड जो घपला है ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में, अगर आप सीनियर सिटीजन है 60 प्लस 80 प्लस, तो उसमें आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में कुछ और बेनिफिट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपका 60 प्लस है तो आपको 3 लाख रुपए, जो 2.5 है उसकी जगह 3 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आप 80 प्लस की एज में है तो उसमें 5 लाख रुपए तक का टैक्स नहीं देना है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में ऐसी कोई अलग अलग टैक्स स्लैब नहीं है फॉर सीनियर सिटीजन एज वेल। ऑल्सो इस फाइनेंशियल ईयर से जब भी आप अपना रिटर्न फाइल करने जाएंगे, पिछले फाइनेंशियल ईयर तक बाय डिफॉल्ट आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल करते थे, लेकिन इस साल तक आप बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करेंगे। तो प्लीज रिटर्न फाइल करते समय बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप कौन सी रिजीम में टैक्स भर रहे हैं। और अगर आपकी कोई भी बिजनेस इनकम है, फॉर एग्जांपल आप साइड में कोई छोटा मोटा ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं या फ्रीलांसिंग में कुछ पैसा कमा रहे हैं एज अ प्रोफेशनल इनकम, तो वो उस पर्टिकुलर केस में ये जो स्विच है बिटवीन ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स रिजीम, वो आप नहीं कर पाएंगे। केवल एक बार अगर आपने ओल्ड से एक बार न्यू में स्विच कर लिया तो आप वापस स्विच नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ सैलरी इनकम आती है तो आप हर साल मैक्सिमम जहां पे टैक्स बच रहा है उसके हिसाब से उसको स्विच कर सकते हैं। मैं रियली नहीं जानता कि कब तक ये हमारी दो रिजीम चलती रहेगी। आई एम श्योर जैसे जैसे मे बी 1 साल 2 साल कुछ सालों बाद एक इसमें से टैक्स रिजीम उड़ा दी जाएगी, मोस्टली ओल्ड टैक्स रिजीम उड़ा दी जाएगी, सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम ही रहेगी। लेकिन जब तक है तब तक इसका फायदा लीजिए, अपना मैक्सिमम टैक्स भी बचाइए, और इसी बहाने आपके इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस वगैरह बाकी सारी चीजें भी हो जाती है जो बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस है। तो प्लीज ऑप्ट फॉर ऑल दोज बेनिफिट्स। तो इन कंक्लूजन, अगर आपकी ग्रॉस सैलरी, मतलब जो एक्चुअल आपको पैसा मिल रहा है, ग्रॉस सैलरी 7 लाख रुपए के नीचे की है, सरकार को आपकी सीटीसी से कोई लेना देना नहीं। जो आपकी ग्रॉस सैलरी है अगर वो 7 लाख के नीचे है तो आप बिल्कुल आंख बंद करके न्यू टैक्स रिजीम में जाइए। आपको कोई एक पैसे का ना एग्जम्पशन डिडक्शन किसी चीज का कुछ भी बारे में सोचना ही नहीं है। लेकिन अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 7 लाख रुपए से ज्यादा है तो प्लीज इस वीडियो में मैंने जो जो बेनिफिट्स बताए हैं एग्जम्पशन डिडक्शंस के, वो बेनिफिट क्लेम करिए एंड ऑप्ट फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम ओनली। लास्ट में एज अ बोनस जो मैंने प्रॉमिस किया था, अगर मान लीजिए आप अपने पेरेंटल हाउस में रह रहे हैं और आपके पेरेंट्स से रिटायर हो चुके हैं और उनकी ज्यादा इनकम नहीं आती है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप अपने पेरेंट्स को रेंट पे कर सकते हो। रेंट आपको एक्चुअल में पे करनी पड़ेगी। वो जो रेंट का अमाउंट है वो उनकी टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा। और मान लीजिए फिर भी उनकी इनकम 5 लाख रुपए से नीचे आती है तो उनको भी टैक्स नहीं लगेगा और आपको भी टैक्स का बेनिफिट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप अपने पेरेंटल हाउस में भी रह रहे हैं तो भी आप एचआरए का बेनिफिट ले सकते हैं। सेकंड जो मैंने बोला था कि अगर आपने, अभी हमारी औकात नहीं है कि हम मुंबई दिल्ली में, हम जहाँ पे काम कर रहे हैं, बांद्रा में काम कर रहे हैं, मुंबई में मेन सेंट्रल दिल्ली में, साउथ दिल्ली में कहीं काम कर रहे हैं, उसके आसपास हम अपना फ्लैट ले लें। हम जाते हैं फ्लैट लेने के लिए फरीदाबाद, नोएडा, दूर दूर जाके लेते हैं, या मुंबई में भी नवी मुंबई साइड लेते हैं, और वहाँ पे हम इन्वेस्ट, अपना फ्लैट एज अ इन्वेस्टमेंट लिया या लैंड में जो भी इन्वेस्ट किया। उस पर्टिकुलर केस में हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि हम वहाँ पे रहते हुए रोज कम्यूट कर पाए। तो मोस्ट एम्प्लॉयज मैं देखता हूँ जो मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर रह रहे हैं, या तो वो अपने होम टाउन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी में, या फिर अगर उन्होंने उसी शहर में कहीं आउटस्कर्ट में प्रॉपर्टी ली है तो उसके बावजूद वो वाली प्रॉपर्टी में नहीं रहते, वो क्लोजर किसी प्रॉपर्टी में रेंट पे रहते हैं। इस पर्टिकुलर केस में जब आप रेंट पे रह रहे हो तो आप डेफिनेटली एचआरए भी क्लेम कर सकते हो और होम लोन का जो बेनिफिट है वो भी आप ले सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें जो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई है, रियल एस्टेट के लीगल एस्पेक्ट, खरीदते समय कौन से पेपर लेने हैं, टैक्स किस तरह से ऑप्टिमाइज होता है वगैरह वगैरह, हम एलएलए की रियल एस्टेट मास्टर क्लास में कवर करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ इस 3 घंटे की लाइव मास्टर क्लास को ज़रूर अटेंड करिए।
क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्कैम्स जो रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में हो रहे हैं उनसे आपको ना सिर्फ क्लास बचा देगी, बहुत सारी ऐसे आपको डिसीजन मेकिंग में मदद करेगी जो आपको अपने रियल एस्टेट पर बेटर रिटर्न बनाने में, बेटर रियल एस्टेट इन्वेस्ट करने में, बेटर डिसीजन मेकिंग में मदद करेगा। अगर आप यूज करते हैं कोड टेक्स तो आपको इस पर 40% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सीट्स लिमिटेड है। नेक्स्ट क्लास कब हो रही है और उसका डिस्काउंट कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक और फंडा जो आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर आप अपनी अदर इनकम को अपने कंपनी में डिक्लेयर नहीं करते तो उसका भी बहुत बड़ा नुकसान है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई रेंटल इनकम आ रही है या कोई आपके एफडी से कुछ इंटरेस्ट आया है, मेरा सजेशन ये रहेगा कि ये सारी के सारी डिक्लेरेशन आप कंपनी को ही कर दें, नवंबर दिसंबर के आसपास कर दें। उससे क्या होगा, आपका टीडीएस प्रॉपर कट जाएगा। टीडीएस प्रॉपर नहीं कटा तो आपको एडवांस टैक्स की पेनल्टी लग सकती है। ये टेबल के हिसाब से आपको बेसिकली अपना 100% टैक्स मार्च रहते रहते ही पे कर देना है। अब एक सैलरीड एम्प्लॉई अपना टैक्स कैसे पे करता है, उसकी कंपनी जो उसका टीडीएस काटती है उसके फॉर्मेट में एडवांस टैक्स उसका बेसिकली पे करता रहता है। लेकिन अगर आपकी सिग्निफिकेंट इनकम अदर सोर्सेज से आ रही है या इंटरेस्ट से आ रही है और आपने कंपनी को डिक्लेयर नहीं किया, तो कंपनी ने जो आपकी सैलरी दी उसके हिसाब से ही आपका टैक्स काट देंगे। तो हो सकता है आपका जो एक्चुअल बाद में जुलाई में रिटर्न फाइल करते समय टैक्स बने वर्सेस जो आपकी कंपनी ने टीडीएस जमा कराया उसमें एक बड़ा गैप हो जाए और आपको वो गैप बाद में पे तो करना ही है वो गैप, प्लस उसमें इंटरेस्ट पेनल्टी और भी पे करनी है मार्च के बाद से। तो सजेशन ये है कि जो भी अदर इनकम है एक लमसम बोल दीजिए कंपनी को कि ठीक है, मेरी सैलरी 12 लाख रुपए है, मेरी 1 लाख रुपए की एडिशनल इनकम अदर सोर्सेज में डालते हुए मेरा टीडीएस आप उसके हिसाब से काट दीजिए। 100, 200, 500 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स जमा करा हुआ बेटर है, लेकिन टैक्स आपका कम नहीं होना चाहिए क्योंकि पेनल्टी इसमें काफी हैवी लगती है। तो उम्मीद करता हूँ ओवरऑल आपको इसमें मैंने बहुत सारी चीजें कवर करने की कोशिश करी। थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो गया, फिर भी कहीं डाउट हो तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा, उनको हम पढ़ के नीचे रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। लास्ट टाइम जब मैंने ऐसा टैक्स प्लानिंग का वीडियो बनाया था उसके बाद मैंने एक फॉलो ऑन वीडियो बनाया था जिसमें नीचे कमेंट्स में जितने भी अच्छे क्वेश्चंस थे उनको सबको क्लब करके एक नए वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर किया था। तो इस बार भी हम कोशिश करेंगे, अगर अभी भी कुछ डाउट्स हैं आपके तो नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड जाते जाते डिस्क्रिप्शन से आप क्लियर टैक्स को चेकआउट करिए और उसका स्पेशल डिस्काउंट कोड जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अपने टैक्स फाइलिंग में, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूँ।